चिल्ड्रन। तो आज अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज नॉट ए न्यू फोर्स एज सच। जिस भी फोर्स से सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट में होता है और वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही रहता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई स्पेशल फोर्स एज सच नहीं होता है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो फोर्स एक नया तरह का फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। नो, देयर इज सम फोर्स व्हिच इज कॉजिंग इट टू मूव इन a circular path, and that force is always directed toward the center of the circular path. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दिस इज ए स्ट्रिंग, यहां पर एक बॉब बंधा हुआ है और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है लाइक दिस। इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है। अभी हमने निकाला है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। अभी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इस मास के ऊपर, इस मीन्स कि देयर इज सम फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एंड ये स्ट्रिंग है तो ये इधर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, इसका मतलब इधर सब फोर्स लगता है। ये फोर्स किसके कारण है? ये इट इज जस्ट बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। ये टेंशन किधर एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि इसके अबाउट ये मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब ये टेंशन जो है इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, एंड सिंस इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस टेंशन को राइट कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगेगा ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं आएगा। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंटर के साइड में कोई फोर्स लगना चाहिए, राइट, तभी जाकर के ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। अच्छा, ये फोर्स कहां से आया? इसमें ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसलिए टेंशन को क्या बोल देंगे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सन है और ये अर्थ है। चलो भाई, राइट, इसका मास कैपिटल एम ले लेते हैं, इसका मास एम ई ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ। अब ये हमको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ। ऐसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कौन सा है? ये सन ही है, सन का सेंटर है ये। ठीक है, सेंटर ऑफ द सन इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो एक फोर्स ऐसा होना अर्थ पर लगना चाहिए जो कि टुवर्ड्स द सेंटर रहे, मींस ऐसा एक फोर्स लगना चाहिए, तब जाकर के ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। अब इसके ऊपर फोर्स कहां से आएगा? देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू सन। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सा रहेगा? हियर F इज इक्वल टू GMME अपॉन, अगर यहां से इसका डिस्टेंस अगर R है तो R स्क्वायर। ये फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, and this force is causing to move earth in a circular path, and since this force is directed towards the center, तो यही फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
इनफैक्ट यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम ग्रेविटेशनल, यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। यही टेंशन जो है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। थर्ड केस ले सकते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है किसी एटम, हम का पता है हमको कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड ऐसे घूमते रहता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सपोज यहाँ पर Q है, यहाँ पर E है, सो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एंड दिस फोर्स, ये फोर्स कितना होता है, K Q E अपॉन सपोज ये डिस्टेंस R है, दिस इज R स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉजिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, एग्जिस्टिंग फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये चीज क्लियर होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये तो हमने पहले एक्सप्लेन भी किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्यूडो फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स क्या होता है, और इस सर्कुलर केस में इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। बच्चों, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट हमने आपको जब हम बता रहे थे लिफ्ट का केस, राइट, लिफ्ट में जो एक्सेलरेटेड है ऊपर या नीचे, अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट में है तो नाउ इट इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट में है और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम हो गया। अभी नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है और वहां पर अपने को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली सेकेंड लॉ अगर हम यूज करना है, तो वहां पर एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है। हमने लिफ्ट के केस में ये चीज आपको बताई थी, राइट। फिर भी उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा कि स्यूडो फोर्स एक्चुअली का मीनिंग क्या है उसका। देखिए, सपोज देयर इज ए कार, राइट, ये कार है और ये कार में ये एक ड्राइवर बैठा हुआ है, राइट, ऐसा बैठा है, राइट, ये पर्सन बैठा है यहां पर, एंड दिस कार इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अच्छी बात है। एक पर्सन यहां पर खड़ा है, ऐसा ये खड़ा है कहां पर, अर्थ पर खड़ा है, अर्थ, इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं। अब अर्थ कैसा है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम, ये हमने आपको बताया है। अर्थ तो इनर्शियल फ्रेम है। अब इनर्शियल फ्रेम में ये ऑब्जर्वर खड़ा है, इट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है और ये कार विथ एक्सेलरेशन इज मूविंग। तो ये क्या बोलेगा कि इस पर्सन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। दिस पर्सन इज मूविंग विथ सर्टेन एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज सिटिंग इन द कार एंड कार इज मूविंग विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, मींस इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अगर इसका मास M है तो ये पर्सन ये बोलेगा कि भाई दिस पैसेंजर whose mass is M, it is moving with acceleration A, means F is equal to mass into acceleration, right? The force acting on this person is equal to mass into acceleration because this force has created the acceleration A in this. Now, we will make this observer to sit in this car. ये कार में बिठा दिया इसको, राइट, जो A एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, अब ये बोलेगा साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है, ये अगर नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में आ गया, ये ऑब्जर्वर यहां आ गया इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल
रेफरेंस फ्रेम में आ गया। ठीक है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आने के बाद ये क्या कहेगा कि दिस पर्सन इज एट रेस्ट, बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स तो F लग रहा है, अगर ये रेस्ट में आया है तो ये बैकवर्ड एक्सेलरेशन से मिलना पड़ेगा इसके लिए, तो ma फोर्स इसके ऊपर बैकवर्ड लगेगा। नाउ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F minus ma, and net force must be 0 on this so that acceleration will be 0। ठीक है, पहले F नेट क्या था, दिस वाज क्रिएटिंग द एक्सेलरेशन, तो फोर्स वाज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये आने के बाद इसके अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आने के बाद ये ऑब्जर्वर ये कहेगा कि दिस पर्सन इज एट रेस्ट। अब ये रेस्ट में आने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन रेस्ट में अपने को न्यूटन्स लॉ यूज करना है। इसका मतलब कि बैकवर्ड एक्सेलरेशन हमको देना पड़ेगा, जितना एक्सेलरेशन इसको इधर है उतना बैकवर्ड एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तभी तो ये रेस्ट में आएगा। सो जो फोर्स एक्टिंग है, फोर्स अप्लाइड एंड माइनस दिस फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, राइट, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग। दिस फोर्स वाज एक्टिंग ऑन दिस, then acceleration was A, right? Now F is acting and backward force acting is equal to mass into acceleration, जितना सामने फोर्स लग रहा था उतना बैकवर्ड, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F minus m into A, and that is the net force and that must be equal to 0 so that this will be at rest with respect to this observer, right? So we are getting the same relation, F is equal to m into A। और इसमें ये जो बैकवर्ड फोर्स हम यूज करते हैं, राइट, टू मेक द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ टू बी अप्लाइड इन दिस केस व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जब ऑब्जर्वर है उस समय न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करने के लिए हमको ये एक फोर्स बैकवर्ड एज्यूम करना पड़ेगा। इट इज नॉट द रियल फोर्स, इट इज एज्यूम्ड, then only we are able to use the Newton's second law, नहीं तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ अगर यूज करना है तो इसको रेस्ट में बताना पड़ेगा, रेस्ट में तो बता नहीं सकते क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है इधर एंड इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। रेस्ट में बताने के लिए बैकवर्ड फोर्स एक एज्यूम करना पड़ेगा एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जो कि हम बैकवर्ड फोर्स देते हैं उसको हम स्यूडो फोर्स देते हैं। इट इज फॉर to use the Newton's second law when the observer is in non-inertial reference frame। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करने के लिए जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर है उस समय ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो वो स्यूडो फोर्स हम लगा देते हैं तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज कर पाते हैं। उसका सिग्निफिकेंस पर इतना ही है। तो पहली बात, जब तक रियल फोर्स नहीं लगता है तब तक स्यूडो फोर्स का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। पहले रियल फोर्स चाहिए, उसके बाद ही स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट उसमें आ सकता है, देन ओनली वी विल थिंक ऑफ इट, अदरवाइज नो। हमने फोर्स लगाया है इसके ऊपर, जब ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटेड फ्रेम होना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब ऑब्जर्वर जाता है उस समय स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट उसमें यूज होता है। ठीक है, अब इस स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट सर्कुलर मोशन में किस तरह से होता है, दैट टू इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड। अब देखिए, सपोज ये एक सेटअप है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से। जब बाहर से हम देख रहे हैं तो इसमें एक टेंशन एक्ट कर रहा है और ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो हम बोलते हैं T इज इक्वल टू, राइट, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन है, तो हम दैट इज v स्क्वायर बाई r एक्सेलरेशन है। अगर ये विद वेलोसिटी v चल रहा है इसके अंदर एंड रेडियस इज दिस, रेडियस इज r, सो इसका मास m है। So mv square by r is centripetal force acting and tension is creating the centripetal force, so T is equal to mv square by r होता है। कब? जब ऑब्जर्वर इज आउटसाइड, ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है,
ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है उसको देख रहा है, तो बोलेगा टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जर्वर इनसाइड द सिस्टम आ गया, ठीक है, अब चूंकि वेलोसिटी v से चल रहा है, सर्कुलर पाथ में है, मींस नाउ द ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज t। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, t, राइट। अब जैसे ही ऑब्जर्वर से अब इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में गया, मतलब ऑब्जर्वर को जैसे मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में लेकर के आए, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर द होल सिस्टम इज एट रेस्ट, राइट। इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है, तो रेस्ट में कैसे आएगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बोथ शुड बी इक्वल। हियर जैसे ही अंदर आया तो इसके लिए दिस बॉल इज एट रेस्ट, राइट। अब ये रेस्ट में बताना है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन तो एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एक बैकवर्ड फोर्स हमको यूज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। जितना फोर्स अंदर था उतना ही बैकवर्ड फोर्स यूज करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। So then only he will say that the person I am at rest, right? यहां क्या बोल रहा था कि ये रेस्ट में नहीं है बॉल, इट इज इन सर्कुलर मोशन एंड फोर्स इज एक्टिंग। जब ऑब्जर्वर यहां चला गया तो वो क्या बोलेगा, नो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, तो रेडियल एक्सेलरेशन जब मतलब सर्कुलर मोशन ही नहीं है इसमें, सो इन दैट केस टू मेक द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, जो फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट फोर्स उस पर लगना पड़ेगा। In this case also, when the observer in the object, this is object, right? Object in circular motion. T is equal to mv square by r. This is r, and this force is called pseudo force. Pseudo force बोलते हैं, और उसको चूंकि ये सर्कुलर मोशन है, स्पेशल नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स एक्टिंग आउटसाइड, राइट, रेडियली आउट जो एक्ट करता है, सेंट्रीपिटली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम बोलते हैं, सो दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ऑब्जर्वर अंदर चला गया, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। अभी ये बोलेगा कि आई एम एट रेस्ट, तो रेस्ट में बताने के लिए कि भाई टेंशन तो इधर है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अगर ये रेस्ट में है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना पड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट चाहिए, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है mv स्क्वायर बाई आर। अब तो अपोजिट में हमको v स्क्वायर बाई आर देना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इक्वल टू फोर्स एंड दिस इक्वल टू टेंशन। इन two ways we can understand when centripetal force is acting, centripetal force mv square by r, tension is causing that force that I have mentioned over here, right? When observer is inside, so net force acting on this person is zero. It means when tension is acting in this direction, equal and opposite force should act on this. ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है, तो अपोजिट में mv स्क्वायर बाई आर लगा देंगे। So in that case the observer will be at rest as per his observation. वो क्या बोलेगा, साथ में घूम रहा है ना इसके साथ, ये तो नहीं घूम रहा है, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये इसके साथ घूम रहा है, तो ये बोलेगा आई एम एट रेस्ट। आप जब कार में बैठे हैं, राइट, सो कार भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं, अगर कार पूरी तरह से ढक दिया जाए तो यू विल बी टेलिंग यू आर एट रेस्ट,
बेस्ट एग्जांपल इस तरह से, आप एरोप्लेन में जब जाते हैं, यू आर एट द हाइट, व्हेन एरोप्लेन इज गोइंग स्ट्रेट विथ suppose 80 kilometers per hour, but still you don't feel as if you are moving until plane goes up and down. If plane is going straight, बाहर तो कुछ दिखता नहीं है, बाहर कुछ दिखता है तो रिलेटिव मोशन आप फील नहीं कर पाते। आप अंदर बैठे हैं, उसी स्पीड से, जिस स्पीड से प्लेन चल रहा है आप भी उसी स्पीड से जा रहे हैं, तो यू फील दैट यू आर एट रेस्ट, राइट। इन द सेम वे यहां पर एक्सेलरेटेड है, राइट, बिकॉज पूरा सेटअप और ये दोनों एक्सेलरेशन में है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो हम ये रेस्ट में फील कर रहा है, इसका मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन है, v²/r, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द फोर्स, T मस्ट बी इक्वल टू दिस, एंड सिंस इट इज अ सर्कुलर मोशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड pseudo force, but special name is given, that is centrifugal force. In this case also centrifugal force is there, but since it is circular motion, this is centrifugal, otherwise both are pseudo forces. This is also pseudo force, this is also pseudo force, right? But circular motion is there, that is why new name is given, that is centrifugal force. That is the only difference. Concept is clear for the centrifugal force. So आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो इट मीन्स देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अभी, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर रह करके ऑब्जर्वेशन करता है, तो वहां पर अगर न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करना है तो हमको एक स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ता है, और ये सर्कुलर मोशन है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जब कोई भी व्हीकल रोड के ऊपर टर्न होता है। तो रोड के ऊपर टर्न होता है तो क्या सिचुएशन होता है, उस चीज को अपने को स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, तो हम एक हेडिंग दे देते हैं, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए सपोज ये एक रोड हम कंसीडर कर लेते हैं, एक टर्निंग है, इट इज व्हेनेवर देयर इज टर्निंग इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। ठीक है, अब रोड के ऊपर कोई व्हीकल है, अब इस व्हीकल के अंदर जब इस पर ये टर्न होता है, सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कंसीडर कर लेते हैं, और इसका center of the circular path is this, and that this distance is r, right? यहां से यहां तक ये इसका सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं हम, जो टर्न हो रहा है व्हीकल उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये टर्निंग के समय क्या सिचुएशन होगा, तो जैसे ही ये टर्न होता है इट मींस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये इस रेडियस में ये ऐसे टर्न हो रहा है, मतलब कि ये कैसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी v, राइट, और ये इस तरह से टर्न होगा। इसका मतलब कि इस पर एक सम फोर्स इज नीडेड, अगर ये उसको ये फोर्स नहीं मिला इसका मतलब टर्निंग इज नॉट पॉसिबल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैंडेटरी। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, ये रोड जो है स्मूथ तो होता नहीं, रफ रहता है, सो टर्निंग इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करता है इसके ऊपर टुवर्ड्स दिस, एंड दैट इज गिविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके ऊपर
इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. हियर F इज फ्रिक्शनल फोर्स और इन शॉर्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एक्ट करता है इस डायरेक्शन में. इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये फ्रिक्शन जो है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. अब ये सिचुएशन कब है, जब हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉजिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑब्जर्वर इज हियर. ऑब्जर्वर यहां पर है, ग्राउंड पर है. अगर ऑब्जर्वर यहां है, अगर ऑब्जर्वर यहां है तो वो क्या बोलेगा कि देयर इज दिस व्हीकल इज एट रेस्ट. अगर ये रेस्ट में होना है, रेडियल मूवमेंट नहीं है, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, दैट इज mv²/r. ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो दिस F इज इक्वल टू mv²/r. v is velocity, this is r, and mass of the vehicle is m. So this is the centrifugal force, that is centrifugal force. This is friction, and both these forces are balancing each other. That is why this vehicle is turning smoothly and observed by this. So जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर के ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ एक pseudo फोर्स लगा देंगे, and this force will be balanced with this frictional force, and this observer will say it's at rest. अगर हमने ऑब्जर्वेशन यहां से किया, दैट इज ग्राउंड बोल देते इसको. ग्राउंड पर से ऑब्जर्वेशन किया एंड दैट इज इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम से जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे so that is centripetal force, and this centripetal force must be equal to mv²/r. In both the cases we are getting the same relation. अब प्रोसेस देखा जाए. अब देखो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस. राइट, अच्छी बात है. मीन्स जैसे पर्टिकुलर वेलोसिटी v के लिए जब एक टर्न होता है ऐसे, तो mv²/r, that is the centripetal force and that is the frictional force. तो ये फ्रिक्शन जो है इट इज सेल्फ एडजस्टिंग. जैसे जैसे हम v बढ़ाते जाएंगे सो mv²/r बढ़ता चला जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली ये फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा. बट फ्रिक्शन हैज गॉट सम लिमिटेशन. उसके लिमिट के आगे फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता है. तो वो फ्रिक्शन का लिमिट क्या है? दिस फ्रिक्शन F will always be less or equal to limiting friction FL. FL is the maximum static friction, right? That is the maximum friction which can act, right, on this. Beyond that, friction won't work. So this frictional force will be less or equal to FL. Limiting friction. Limiting friction is the maximum friction. So maximum friction कितना ऐड कर सकता है इसके ऊपर? That is FL. And जैसे जैसे and since friction is self adjusting, F का वैल्यू बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे F का वैल्यू बढ़ते जाएगा और this relation will be intact. But this F has got some limitation. That is FL. So F is equal to mv²/r. So we will write therefore mv²/r will be less or equal to FL. Right? And what is FL? FL is equal to mu n. That is a normal reaction acting on this. And what is normal reaction? That is equal to mu mg. Therefore
mv square by r must be equal to less or equal to mu mg. That is m and m will go. Therefore, v square should be less or equal to mu rg. Right? So इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है, राइट, सो इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एंड फर्दर वी कैन राइट देयरफॉर v इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी. मतलब वेलोसिटी कितना होना चाहिए जबकि इसमें सेफ रहेगा. दिस एंड दिस फोर्स बोथ विल बी बैलेंसिंग ईच अदर, राइट. बियॉन्ड दिस velocity increases, so something else will happen that I'll let you know. So this velocity should be less or equal to this much. Means what should be the maximum velocity? Therefore v max is equal to under root mu rg. क्या हो गया कि ये वेलोसिटी इससे बराबर होगा या तो कम होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा? दैट इज म्यू आर जी, v maximum. What does it mean? ये जो while it is turning, so what should be the maximum velocity for safe turning, right? Your maximum friction I have seen FL. It cannot be more than FL. If we go on increasing the velocity, right? If we go on increasing the velocity and for the same radius, so this quantity will go on increasing. And this will also be increasing simultaneously. If certain limit that is equal to mu mg, beyond that this force will not increase. But further if you are increasing velocity, this force will be more and skidding will start taking. And what is the maximum velocity? V max. Beyond V max, if we are increasing the speed, then skidding will take place. Right? And radius will increase. It will start moving in the outer edge, towards the outer edge. Why? From here you see. From here we get V max is directly proportional to under root r. Instead of writing V max, we will write simply V. V is proportional to under root r because coefficient of friction is constant, G is constant, what is variable is r. So as we go on increasing V, r will increase. So maximum for particular radius, this is the maximum velocity. So if r is fixed, then maximum velocity is mu rg, right? If you are increasing the velocity further, this r will further increase, right? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. हमने क्या किया कि mv square by r is less or equal to fl. So see, mv square by r is less or equal to fl. Therefore, mv square by r is equal to fl. तो इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कांस्टेंट. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो क्या होता है? म्यू एम जी. मास इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट. इसका मतलब कि ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड until we increase the coefficient of friction, mass and rest of the things. So ये particular situation के लिए this is the maximum frictional force, right? So mv square by r for particular radius and particular mass, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, राइट, क्योंकि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज फिक्स. अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट को सेम रखने के लिए वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंगली आर भी बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए आपने देखा होगा जब हम हाई स्पीड से टर्निंग करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा लेते हैं, दूर तक जाकर के ऐसे टर्न करते हैं. क्यों करते हैं? कि वेलोसिटी बढ़ा देंगे,
साइमल्टेनियसली आर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सो दैट कि mv² बाई आर का वैल्यू जो है ये फिक्स्ड क्वांटिटी के बराबर हो जाए। अगर हमने आर नहीं बढ़ाया एंड v का वैल्यू बढ़ा दिया, सो दिस क्वांटिटी विल बी मोर देन दिस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। सो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, व्हीकल विल टॉपल एंड इट विल skid on the right side. So as we increase v, this r will should be increased so that कि smooth turning होके कि ratio of this mv² by r will be equal to fl, that is maximum frictional force, right? इसीलिए ज्यादा स्पीड से अगर टर्न करना है तो r का वैल्यू ज्यादा करते हैं, और कम स्पीड में टर्न करना है तो जगह पर ही टर्न हो जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। सो V maximum for the safe turning for particular R. अगर R को हमने फिक्स कर दिया, this coefficient of friction, that is mu, right? This is mu, right? And this is G. So for particular radius, V maximum is fixed. If we are increasing V, then R should also increase. So V is proportional to under root R because mu and G are constant. So if you are increasing V, R should also increase. अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं इसका, तो इसको डिस्टेंस बढ़ाते जाना पड़ेगा, जिस R का वैल्यू भी बढ़ाते जाना पड़ेगा। वहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। So concept is clear. How the velocity, maximum velocity required for the safe turning, that is mu rg. अब देखिए इसमें क्या है कि फ्रिक्शन हैज गॉट लिमिटेशन। एक बियॉन्ड दैट फ्रिक्शनल फोर्स, हम फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा नहीं सकते। इट मींस दिस इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी का लिमिटेशन आ गया। तो फ्रिक्शन, रोड पर फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। टू अवॉइड दिस कि फ्रिक्शन का लिमिटेशन आ गया, रेनी सीजन में तो फ्रिक्शन और कम हो जाता है, तो उसको उस समय टर्न करना कितना मुश्किल हो जाता है। सो वी शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शन फॉर टर्निंग। हम कोई दूसरा सोर्स, कोई दूसरा वे, किसी तरह से वो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए जिससे कि हम वो टर्निंग कर सकें। So we should not be dependent on the friction only, which will give the centripetal force. So concept of banking of road was developed. कि banking क्या होता है, that I will let you know. So banking का concept आपने understand करना चाहिए, क्योंकि अगर flat road है, flat road, तो वहाँ friction is the only source. Friction is the only way to create centripetal force. अब उसका लिमिटेशन है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है रोड के ऊपर, तो टर्निंग के लिए स्पीड बहुत ही कम रखना पड़ सकता है। लेकिन कोई दूसरा भी फ्रिक्शन से हटके कुछ हम तरीके से अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करते हैं तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, isn't it? So there is another way of getting the force which will act as a centripetal force for turning. It was developed by banking of road. So बहुत important bit है, वो मैं आपको समझाता हूँ what is the significance of banking of road. Before proceeding for banking of road, we will solve a small numerical problem to make the concept more clear. On the horizontal road there is no banking. What is banking? I will let you know. On a horizontal road, we have just derived a formula that maximum V max for safe turning is equal to under root mu rg, right? That is mu rg. This is the coefficient of friction, this is the radius of the turning, and g is the gravitational acceleration. For safe turning, beyond this, if velocity is there for a given coefficient of friction, radius and g, the vehicle cannot turn safely, it may topple, right? So we will use this concept. What is given? Radius is given, r is 40 meters. What is required? Coefficient of friction is needed,
and the value of g is 10 meters per second square, right? And velocity is given. Velocity is 54 kilometers per hour. So we can simplify this as meters per second. That is in the same unit. In SI unit we are keeping, right? That is kilometer per hour. We will convert this, convert it in meter per second. That is 54. We will do like this. 1 kilometer means 1000 meter upon 3600. 1 hour means 3600 second. 60 into 60. So these two zeros will go. That is 15 meters per second. So now everything is known. We can find the coefficient of friction. That is V max square, that is mu rg. So V max, that is 15. That is 15 square is equal to mu into r is 40 into g is 10. Therefore 225 is equal to mu into 400. Therefore mu is equal to 225 upon 400. That is 2.25 upon 4. So further simplification, 0.56, approximately 0.56. Therefore mu is equal to 0.56. So for safe turning, if the velocity is this, then coefficient of friction must be minimum 0.56. If it is more than this, definitely there will be safe turning, but minimum coefficient of friction should be this much for safe turning. I think concept is clear for horizontal road, and what is the velocity, maximum velocity and maximum velocity for safe turning for a given radius, given coefficient of friction and the gravitational acceleration. अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रोड फ्लैट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए एक ही सोर्स, दैट इज फ्रिक्शन ऑन द रोड, एंड फ्रिक्शन इज आल्सो हैविंग लिमिटेशन. फ्रिक्शन अगर कम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा, तो हम स्पीड बढ़ा नहीं सकते. सो कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड came into picture. So what is the significance that I will let you know. उसको यूं समझो आप कि थोड़ा सा क्या करते हैं, रोड को थोड़ा एलिवेट कर देते हैं. जैसे कि सपोज ये फ्लैट रोड है, फ्लैट ऐसे चल रहा है, इसको आउटर साइड को ऐसे एलिवेट कर देते हैं इस तरह से. तो आउटर साइड एलिवेट हो गया, तो ये फिगर इस तरह से समझो कि भाई ये सरफेस है, इसको ऐसे आउटर साइड रोड का जो है इसको ऊपर ले लिया और कुछ एंगल दे दिया इसको, सपोज थीटा एंगल पर इसको एलिवेट कर दिया. अब कार कैसे हो गया, कार इसके ऊपर मूव करेगी ऐसे, राइट. सो एलिवेशन मतलब कि ऐसे पहले फ्लैट था, उसको ऐसे कर दिया, रोड ये है, इसके ऊपर कार चलनी है. तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो गया, तो बेनिफिट को समझना बहुत जरूरी है. तो थोड़ा एक फिगर दिखाएंगे हम आपको, रोड कैसा है. दिस इज द रोड, ऐसा रोड है, ऐसा फ्लैट रोड. अब इसको हमने कैसे कर दिया, ये फ्लैट रोड को ऐसा एलिवेट कर दिया. पहले फ्लैट था, व्हीकल वॉज मूविंग लाइक दिस, ऐसे टर्न होता था. अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसा एलिवेट कर दिया. आउटर साइड इज एलिवेटेड, सो इट इज मेकिंग सम एंगल आउटर एज. तो अब इस लिफ्टिंग द आउटर एज इज कॉल्ड बैंकिंग, राइट. लिफ्टिंग द आउटर एज इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड. अगर इसको हम
सेक्शन में अगर आपको दिखाना चाहें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। देखिए ये ऐसा है, ऐसा, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, आउटर एज को उठा दिया है एंड द कार इज ऑन दिस सरफेस रोड, इट इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड, राइट। हमने सेक्शन दिखाया है उसका। दिस इज द रोड, कार इज हियर एंड स्लोप इज मेड, आउटर साइड एज इज दिस, इनर एज इज दिस। सो इसको इस फॉर्म में दिखाया तो क्लियर है। दिस इज थीटा। अभी ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस इज स्मूथ सरफेस है, ये रोड जो है स्मूथ है, राइट। हम मान के चलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0। अभी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन नहीं है, वेरी वेरी लिटिल फ्रिक्शन नहीं है तो चलेगा ही नहीं, इनफैक्ट दिस ए बिट सम फ्रिक्शन इज देयर जैसे सफिशिएंट टू मूव। अब तो उसके ऊपर तो स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तो कहां से मिलेगा। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए इसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, सपोज इसका मास m है तो mg विल एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। अब क्या होगा इसमें कि इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, दिस इज थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, तो इसका रेजोल्यूशन जो दो डायरेक्शन में होगा n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा। जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है वहां पर उस साइड में cos थीटा आता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में n sin थीटा आता है। अब देखा जाए सो ये टर्निंग जो है हमारी है, टर्न कैसे हो रहा है, ऐसा टर्न हो रहा है, ऐसा टर्न होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो इट मींस n sin theta is providing the centripetal force, that is mv square by r। ये r कौन सा है, this is a circular path and center is here। सेंटर ऑफ मास जो एक सर्कल बनाता है, ये पॉइंट नहीं जो सर्कल बनाता है, सेंटर ऑफ मास इज मेकिंग दिस सर्कल, so this center of mass is moving in this circle, so we will talk about the center of this circle, right? So this is r, this is m, velocity, it is perpendicular to this plane, it is going inside, so velocity is v, so n sin theta, this is giving centripetal force mv square by r। Or you can say in different way, if observation is made from this car, this vehicle, अगर कोई ऑब्जर्वर इसमें बैठा है तो हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सर्कल के टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, सो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इन दैट केस रेडियल मोशन ऑफ दिस इज नॉट देयर, तो दिस फोर्स विल बी दिस इक्वल टू दिस। जब हम ऑब्जर्वेशन कहां से करेंगे, इस कार के अंदर से ऑब्जर्वेशन करेंगे, विच इज इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम से जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, एंड डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द रियल फोर्स। ये फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर बाई r, एंड दीज टू मस्ट बी इक्वल सो दैट ऑब्जर्वर विल से ही इज एट रेस्ट। ये सिचुएशन कब होगा, इन सेंट्रीपिटल फॉर्म के कांसेप्ट में ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, ही इज सेइंग देयर इज सर्कुलर मोशन, सो देयर शुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज n sin theta, normal force is giving this centripetal force, and that is equal to mv square by r। in both the cases relation will be same। अब देखिए यहां पर इसमें फ्रिक्शन नहीं है, coefficient of friction is very nominal, which is used just for the sake of motion, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज्यादा लगता है हाई स्पीड से अगर चलना है तो। सो वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन,
Means even if friction is less or no friction at all, in that case also turning is possible, just because we have banked the road. ये रोड को बैंकिंग कर दिया है. This is the road, you see, this is the road. ये रोड का सेक्शन है. ये रोड ऐसे नहीं है, रोड ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, राइट. सो ये बैंक्ड है. आउटर एज इज लिफ्टेड बाय दिस हाइट, राइट. एक साइड on the surface and this side is lifted. So this is called banking of road. So n sin theta is mv square by r, and this n cos theta is balancing mg. So n cos theta is balancing mg. This is equation number 1. Equation number 2. If we divide 1 by 2, we will get, therefore, tan theta is equal to v square upon rg. You see, mv square by r divided by mg, m and m will go, v square by rg will get on right hand side, and left hand side n will be cancelled. You will get sin theta upon cos theta, that is tan theta, and this implies v square is equal to rg tan theta, or v is equal to under root rg tan theta. So if there is no friction and banking of theta is given to the road, for the safe turning, velocity of the vehicle should be under root rg tan theta for the given radius r. G and theta is constant. It is banked by angle theta. This is constant. G is constant. So V is dependent on r. If r is also fixed, then velocity is fixed. Right? So if we are increasing velocity, see, if velocity is being increased, then naturally r should increase to keep this relation intact. Velocity is increasing. In that case, r should also increase. Means this vehicle will be sliding up, so that this r will go on increasing. So if we increase the speed, radius of this circular path will increase, means this vehicle will slide up. If velocity is less than this velocity, right? If v is less than under root rg tan theta, in that case r will have to be reduced so that it will match with this. So it will further come down and r will get reduced. That is the basic concept behind it, and this is the velocity, that is under root rg tan theta for the safe turning, even if there is no friction on the road. Right? So it is fundamental concept of banking. So we will use it by solving the numerical problems. Concept will be more clear to you. It's an application and all. This is situation when there is no friction, and when there is friction on the road, situation changes. That we will discuss later with the numerical problem on this, and the concept of banking of road with friction will be discussed later, and we will meet next time with that concept. Till then, all the best, take care of you, and go on studying. All the best.